नमस्कार। अयोध्या की सीट बीजेपी के लिए बुरे सपने की तरह है। जब से अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है, तब से बीजेपी एक गहरे सदमे में जी रही है। चुनाव आयोग ने जब उपचुनाव की घोषणा करी, 10 में से 9 सीटों की बात करी और मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर की जो सीट है उसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया, तो लोगों को और समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये जो सदमा है ये और ज्यादा गहरा है, तो भयानक गहरा है। खैर, तो अयोध्या की मिल्कीपुर वाली सीट को लेकर के चुनाव आयोग ने ये बात कही कि वहां जो केस है वो सीट का वो कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इस पर चुनाव नहीं कराए जाएंगे, सीट पर कोई चुनाव नहीं होगा। कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन जिसने केस किया है उस याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। इन शॉर्ट उसने कह दिया कि भैया हम अपना केस वापस ले रहे हैं, दादा लोकतंत्र की खूबसूरती बनाए रखिए, चुनाव कराइए। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं। बहुत अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकालकर बैठे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। सबसे पहले बिना रुके मुझे एक ही सवाल आपसे पूछना है। जो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का नाम लेने से नहीं थकती थी, अयोध्या का गीत गाती रहती थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला प्रोपेगेंडा गीत हर जगह चलता रहता था, वो बीजेपी अयोध्या में चुनाव लड़ने से इतना डर रही है कि मैदाने छोड़ के भाग गई। जी, बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी इस ज़रूरी सवाल पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अ, जाए मुझे लगता है कि वो उस पर बात होनी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अयोध्या मतलब पिछले 3 दशक की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु, अयोध्या जिसको लेकर के क्या कुछ नहीं किया बीजेपी ने इस देश में। जब वहां पर मंदिर बन गया, अब कैसे बना क्या बना उस डिबेट को छोड़ देते हैं, देश को पता है। हम्म। बन गया, उसके बाद चुनाव हुआ। सपने में भी भाजपा और आरएसएस ने नहीं सोचा होगा कि वो अयोध्या की सीट हार जाएंगे, जिसे फैजाबाद लोकसभा हम्म। कॉन्स्टिट्यूंसी, वो फैजाबाद नाम है, लेकिन हम लोग बार बार उसे अयोध्या कहते हैं क्योंकि जो अर्थ अयोध्या का है, भाई फैजाबाद तो नाम बदल दिया गया। हम्म। ये हम्म। अभी पता नहीं कैसे चल रहा है तकनीकी वजह से। वो जो हार है प्रज्ञा जी, वो सामान्य हार नहीं है। वो 3 दशक की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की हार है। भले ही वो पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में चला रहे हैं, भले ही उन्होंने पूरे देश में हिंदुत्व के नैरेटिव को मजबूत कर दिया, भले ही बहुत कुछ उन्होंने कर दिया अपने मुताबिक, लेकिन ये जो प्रतीकात्मक हार होती है ना, वो सदमे जी। की तरह होती है। हम्म। उसके बाद मैं तो एक चीज और जोड़ दूं आपके सवाल में, अवधेश प्रसाद, अवध ईश, उनका नाम भी है अवधेश, अवध के हम्म। ईश, तो वो भी राम के असली प्रतीक बन गए। जनता ने जी। उनको प्रेम दे दिया। हम्म। समाजवादी पार्टी के पीडीए के वो नायक बन गए। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फॉर्मूला लगाया, वो एनडीए हम्म। पर भारी पड़ गया। ये एक तो एक उस पीडीए का प्रतीक बन गए अवधेश प्रसाद। पासी हम्म। बिरादरी से आते हैं, दलित समाज का एक व्यक्ति अयोध्या में बीजेपी को हरा देता है। अभी हम्म। तक बीजेपी उस हार के सदमे से नहीं उबर पाई है। मैं यही एक चीज जोड़ दूं प्रज्ञा जी, लोग हम्म। कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी बहुत मजबूत है, आरएसएस का संगठन गांव गांव पहुंचा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी को हराने या कमजोर करने के लिए योगी जी लगे हुए थे। अगर ये हम्म। सब कुछ होता तो बाकी सीटों पर ये हम सारे तर्क मान लेते, अयोध्या बीजेपी कभी ना हारती। बिल्कुल। इसका मतलब हम्म। ये है कि उनका कोई जमीन का संगठन नहीं है, आरएसएस का गांव गांव में पकड़ नहीं है, हवा बना दिया गया है। बीजेपी अयोध्या हम्म। हार गई। अब उन्हीं अवधेश प्रसाद जी की विधायकी की सीट जो थी वो सांसद बन गए। अखिलेश यादव का जी। वो बड़ा वायरल हुआ ह्यूमर कि पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सांसद बनने वाले हो। अब आजकल बटेंगे कटेंगे वाले भाषणों के दौर में हाँ, एक नेता हम्म। ऐसा है जो मुस्कुरा कर कैसे ह्यूमर और विट से बात करता है। वो राहुल गांधी और अखिलेश आज की तारीख में ये दोनों नेता हैं। हम्म। उसके बाद वो सीट खाली हुई, अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिल गया, समाजवादी पार्टी ने टिकट उन्हें दे दिया। मिल्कीपुर की सीट है, अगर दोबारा मिल्कीपुर हार जाएंगे तो उनकी पूरी, अभी तो केवल जय श्री राम का नारा लगना बंद हुआ है प्रज्ञा जी। उन लोगों हम्म। के मुंह से 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हमने जय श्री राम सुना ही नहीं। अब उसके बाद आपने बातचीत की और कई जगह मीडिया रिपोर्ट में मैं देख रहा था, अयोध्या से जो तस्वीरें आई, सड़कें जी। टूटी, दीवार हम्म। गिरी, घोटाले हुए, उस किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जनता आंदोलन करने लगी, इन सब ने अयोध्या को लेकर के एक नैरेटिव बीजेपी का ध्वस्त किया। अगर हम्म। मिल्कीपुर हार जाते तो ये दूसरा सदमा वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और अवधेश प्रसाद, अखिलेश का पीडीए, ये सब भारी पड़ रहा है। अब एक और चीज जोड़ लीजिए,
अब जी। तक योगी आदित्यनाथ जी 4 से 5 बार मिल्कीपुर हो आए हैं। इतना हम्म। दौरा वो कर चुके हैं, इतना साख पर लगा हुआ है। भाई मुख्यमंत्री की हम्म। कुर्सी तभी बचेगी जब ये उपचुनाव जिताओगे। इतना हम्म। सब कुछ जिस मिल्कीपुर पर था, मुझे लग रहा है कि उसके बावजूद वो जीतते नहीं दिख रहे थे। तो पता नहीं हम्म। आज तक के इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ होगा, शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है। और अब वो केस भी वापस ले लिया है, तो वो डर है, वो खौफ है, जिससे वो चुनाव नहीं हो रहा है। जी। बिल्कुल, अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है चुनाव आयोग की। अच्छा, ये इस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या ये पहली बार है कि अगर पहले से याचिका है तो फिर चुनाव नहीं कराए जाएँगे? अरे, अब तो वो सांसद हो गए, वो तो तब की बात है जब उनकी विधायकी थी, अब तो केस भी वापस ले लिया है। एग्जैक्टली मैं एक दो संदर्भ मैंने जब खोजा, मुझे बहुत जानकारी तो इसकी नहीं है, इसलिए कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जी। याद आ रहा है 2019 का चुनाव था, धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कई ईवीएम में घोटाला हुआ है और केस किया उन्होंने, केस जी। बाकायदे मुकदमा किया। उसके बावजूद उस मुकदमे का क्या होता है, जैसे चुनाव में आचार संहिता तोड़ने वाले मुकदमे चुनाव परिणाम आने के बाद गायब हो जाते हैं। जैसे 15 लाख का बिल्कुल। जुमला गायब हो गया, 2 करोड़ का रोजगार गायब हो गया, काला धन गायब हो गया। उसका हुँ, हुँ। पता ही नहीं चलता कि चुनाव के समय जितने मुकदमे होते हैं, उनका बाद में होता क्या है। बदायूं के मामले में मुझे नहीं पता, फिर से चुनाव हो गए, बदायूं फिर बीजेपी हार गई, सपा जीत गई, लेकिन मुकदमा हुआ था। इस बार डॉक्टर नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। हुँ। 2 ढाई हजार वोटों से चुनाव हार गए। वहां पर यह पता चला कि वहां लाइट चली गई आखिरी में, वोटिंग काउंटिंग रुक गई, 21 राउंड के बाद अचानक से फिर बढ़ गया सब कुछ और अंतिम में इतना लाठीचार्ज हुआ कि वो चुनाव हार गए। अब क्या कैसे हारे, मैं तो इस पे कितना बोलूं, लेकिन जब वो हार गए तो उन्होंने मुकदमा कर दिया। क्या हुआ उस मुकदमे का? आज वो मुकदमे चलते हैं, फिर अचानक कहीं खो जाते हैं या उसमें कुछ हुँ, होता नहीं। हुँ, ऐसे हुँ। जाने कितने मुकदमे कितनी जगहों पर होते रहे हैं, क्या-क्या कुछ होता रहा है। एक बार समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि 2022 के चुनाव में वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। लोग जिंदा हाँ। हैं, तो भी नाम काट दिए गए। चुनाव हुँ, आयोग ने हुँ। सुओ मोटो ले लिया। आप सबूत दीजिए कि कैसे नाम काटे गए। समाजवादी पार्टी ने 18,000 सबूत बाकायदे दस्तावेज के साथ चुनाव आयोग को भेजे। उसके हुँ। बाद चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मतलब आप सोचें, चुनाव आयोग अपनी सुविधा से किस किस बात पर शेरो शायरी बोलनी है, किस पर चुटकुले सुनाने हैं, किस पर जो है व्यंग करना है, वो अपनी सुविधा से राजीव कर। कुमार तो कहते हैं ना कि लोगों का काम है कहना, हाँ, कहने हाँ, दीजिए, हम कुछ आगे तो बढ़ते लोग रहेंगे। कहेंगे, उन लोगों का हाँ, काम है कहना। मतलब यस। ऐसा है, लोकतंत्र में साख और इकबाल से लोकतंत्र चलता है। जिस मशीन पर 1 भी परसेंट लोगों का अगर भरोसा खो जाए, तो लोकतंत्र का तकाज़ा है कि उस 1% लोगों के उस मशीन पर भरोसे को कायम करिए। किसी जी। संस्थान से भरोसा उठ रहा है, तो उस संस्थान के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि आपके ऊपर लोकतंत्र चलाने का सबसे बड़ा ज़िम्मा है। और आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर कोई सवाल पूछेगा तो चुटकुला और शायरी सुना करके व्यंग करेंगे। हरियाणा जी। चुनाव का परिणाम आ गया, अब ईवीएम सही है। अरे! ये कोई तर्क ही नहीं बनता इस बात का। अब वो तो मीडिया वालों के ऊपर भी व्यंग कर रहे हैं कि 8:30 बजे काउंटिंग शुरू होती है, 8:05 पे वो आ गया। चुनाव से इस तरह से अगर जनता नाउम्मीद होगी, तो मुझे लग रहा है कि साख चुनाव आयोग की दांव पर लगी है और मिल्कीपुर की इस घटना ने इस साख पर बट्टा लगा दिया है। ये देखना आगे दिलचस्प है। जी। हुँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये मिल्कीपुर वाली सीट का जो सस्पेंस चल रहा है, अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। हालाँकि चुनाव आयोग ने तो राजीव कुमार जी ने सामने आकर कोई ऐलान ही नहीं किया। 10 उप सीटों पर उपचुनाव होने थे, 9 ही सीटों के नाम लिए। तो क्या लग रहा है, ये मिल्कीपुर वाला जो फैसला है, ये स्वतः चुनाव आयोग का फैसला होगा या फिर ये फैसला ऊपर से आया होगा? क्योंकि यहाँ पर तो गंगाधर शक्तिमान है, लक्ष्मण जी। पता नहीं, जब ये ऊपर वाली बात आती है तो मुझे मेरी नौकरी का इंटरव्यू याद आ जाता है। आप सब ने वो पूरी बातचीत साझा की थी। हमारे प्रिंसिपल ने रिजल्ट बनने के समय कहा कि लक्ष्मण यादव को बाहर करना है, बाकी सबको रख लो। तो हमारे हुँ, कलीग ने पूछा कि क्यों बाहर करना है? तो पहले उन्होंने इधर-उधर की कुछ बातें की, फिर उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आया है। ऊपर हुँ। से आदेश आने का मतलब क्या है? कौन है वो ऊपर की ताकत? ऊपर की ताकत कौन है, ये तो मैं जानना चाहता हूँ। इसका हुँ, मतलब वो जो आपने कहा ना गंगाधर शक्तिमान है। बाद में पता चला, कुछ लोगों ने कहा कि वो उसको अगर नौकरी से ना हटाते तो हमारे प्रिंसिपल बनाने का हुँ। मतलब क्या था? क्या चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने की प्रक्रियाएँ पहले नहीं बदली गईं?
देश के लोग तो भूल जाते हैं। एक दंगा हुआ, भूल गए, चंदन चंदन गुप्ता को वहां नौकरी मिली कि नहीं, जो गोली से शहीद हुआ, फिर दूसरे को शहीद बना करके लगे पड़े हैं हिंदुत्व वाले लोग। पिछले वाला जो मारा गया उसका देखो भाई क्या हुआ, दंगे में मारे गए। भारत के लोगों की स्मृति बहुत बहुत बारीक है, बहुत छोटी है, भूल गए। चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने की नियमावली में बदलाव बीजेपी ने किया कि नहीं किया? उस नियमावली का फायदा बीजेपी ने उठाया कि नहीं उठाया? इसी देश में प्रधानमंत्री की रैली के समय को देख करके चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई घंटे टाली गई कि नहीं टाली गई? चुनाव आयोग कौन सा तर्क देगा कि पानी ज्यादा बरस रहा है और त्योहारों का सीजन है, इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ नहीं होगा? ये क्या इतना ही, मतलब पानी और त्योहार ही था ये निर्णय लेने के पीछे? मुस्कुरा देंगे लोग इस नादानी पर कि साहब कठपुतली की डोर कहीं और है, और सब लोग समझ रहे हैं। हरियाणा भी मुश्किल में था, महाराष्ट्र भी मुश्किल में था। भले ही एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा था, लेकिन महाराष्ट्र साथ में नहीं कराया। ये इसी इलेक्शन कमीशन ने इसका फायदा उठाया कि भाई वो अब चुनाव घोषित कर रहे हैं। अब मिल्कीपुर पर लौटिए। मैं एक सवाल और पूछता हूं। 2022 में, मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए। छोड़ देते हैं 18,000 सबूत जब सपा ने दिए तो उसका क्यों चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। अब जरा इसका सवाल का जवाब दें। मार्च 2022 में जो मुकदमा हुआ होगा, 1-2 महीने के अंदर वो मुकदमा हो गया होगा। 2024 अक्टूबर तक जब उस मुकदमे में कुछ नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग को उस समय ये देश को नहीं बताना चाहिए था कि अगले कितने वर्षों तक चुनाव नहीं होंगे मिल्कीपुर में? अगर ये बात तय थी तो योगी जी मिल्कीपुर इतना क्यों जा रहे थे? इसका मतलब ये फैसला बाद में लिया गया है कि 2 साल में अगर जिस जिस मुकदमे पर हड़बड़ी कोई, में वो भी। हाँ, हड़बड़ी में ले गए। इसका मतलब ये है कि मिल्कीपुर वो फिर से हार रहे थे और बुरी तरह हार रहे थे। इसलिए बचने का एक तर्क ले लिया कि भई वहां पर केस चल रहा है। ये भी तो बताते हैं कि केस चलने के समय मान लीजिए केस 2 साल और चल गया। 22 से चल रहा था, 24 तो आ गया। 24 से 26-27 में हो जाता तो क्या 27 में चुनाव होता? अब विधानसभा की सीट पर भी राष्ट्रपति शासन लगाओगे आप? मतलब आप बिल्कुल। कल्पना करिए, ये जो चीज़ है प्रज्ञा जी, इस बात को समझने की है कि मिल्कीपुर के लिए चुनाव आयोग ने बेहद अधूरी तैयारियों के साथ, बेहद बचकाने तर्क के साथ, और अब आपने जहां से ये बातचीत शुरू की थी कि जी। जिसने मुकदमा किया वही वापस ले लिया। अब तक तो घंटे भाजपा भर का के अंदर, प्रत्याशी है ना, हाँ, भाजपा ही का तो प्रत्याशी है, उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण के बाद क्या चंद घंटों के भीतर चुनाव आयोग को तुरंत आकर के घोषणा नहीं करनी चाहिए कि मिल्कीपुर में भी इस फला तारीख को चुनाव होगा? ये कितना देर राइट। लगता है? इसका मतलब खुलेआम क्या उत्तर प्रदेश में, अब देखिए हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, जितने भी बीएलओ हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी इस तरह के अधिकारी हैं, उनकी पोस्टिंग, उनको हटाया जाना। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मिर्जापुर की एक सीट है, वहां सपा ने कहा कि चुनाव आयोग के आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस विभाग में कुछ लोगों के ट्रांसफर हो गए, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। अब जब आचार संहिता लग जाती है तो सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में होता है। डीएम मुख्य चुनाव अधिकारी हो जाता है जिले का। हर अधिकार डीएम के पास है, और पता चला वहां पुलिस का ट्रांसफर पुलिस अधिकारी कर रहा है। इसका मतलब साख नहीं बची है, और उस साख को मिल्कीपुर में चुनाव आयोग ने आधी अधूरी तैयारियों के साथ फिर से बाट, मतलब एकदम साख दाव पर लगा दी। ये बिल्कुल। हमारा अच्छा, अब लक्ष्मण जी आगे क्या लग रहा है आपको? आगे क्या होने वाला है? क्या चुनाव होंगे, या फिर आपको क्या लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अमीर पार्टी बीजेपी मैदान छोड़ के भाग गई है, ये मान लिया जाए? पता नहीं, अब ये बीजेपी के प्रवक्ता अगर होते तो तुरंत ये कहते कि नहीं भाई, बीजेपी कानून से चलती है, किताब से चलती जी। है, नियम से चलती है। हम्म। लेकिन सबको पता है कि बीजेपी कैसे चल रही है। हम्म। बीजेपी को जब दिखा कि कैसे चुनाव जीता जा सकता है, चुनाव को कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे सरकार बनाई जा सकती है, ये किन प्रकार है, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले लोग इस तरह से पार्टियां तोड़ करके सरकार इन्होंने बनाई है, सांसद और विधायक तोड़ करके सरकार इन्होंने बनाई है। पहले लोग तोड़ा करते थे तो लोगों को एक अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कहा था, एक वोट से जब सरकार गिर रही थी, कि ऐसी खरीद फरोख्त के बाद बनने वाली सरकार को मैं चिमटे से भी छूना चिपटे नहीं से भी पसंद। नहीं छू।
राइट। अब पता नहीं वो चिमटा कहाँ चला गया, वो अटल बिहारी वाजपेयी वाले नेता कहाँ चले गए। खुलेआम पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। और तो और छोड़िए, जब हम और आप बात कर रहे हैं, जिन 2 बैसाखियों पर कोट अनकोट 2 बैसाखियों पर सरकार चल रही है, उनमें से एक की ईडी का मुकदमा भी खत्म हो गया। जी। सबूतों के अभाव में आरोपी को बाइज्जत बरी किया जाता है। हम्म। जिस आरोप में वो 2 महीने सजा काट चुके थे, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू ये नायडू। खुलेआम हो रहा है। अब कोई लुका-छिपी नहीं हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इस देश को बता दिया ना कि चंदा दो, धंधा लो। धंधा हम्म। चलाना है तो चंदा दो, नहीं चंदा दोगे तो ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे। खुलेआम ये देश को पता चल गया। अब हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी बहस भी देश भूल गया होगा, क्योंकि अब देश को हम्म। नया दंगा-वंगा मिल गया है भाई। बहराइच में हिंदू हम्म। खतरे में आ गया, बंगाल में हिंदू खतरे में आ गया। अब महाराष्ट्र में चुनाव होगा, देखिए महाराष्ट्र में हिंदू खतरे में आ जाएगा। अभी उपचुनाव खत्म हो जाए, हिंदू फिर ठीक हो जाएगा। जहां चुनाव होगा वहां इस तरह से। असल में अखिलेश यादव ने एक लाइन लिखी, जो जंग टाली है, इसका मतलब वो जंग हारी है। तो अगर वो हम्म। जंग हारे हुए हैं, तो इसका मतलब कि वो टाल रहे हैं। लेकिन जी। ये लोकतंत्र की जंग है। बीजेपी चाहेगी कि इसको टालें। कितने दिन टालेंगे? जम्मू कश्मीर में कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई आप तो 370 में संशोधन कर रहे थे, तो कह रहे थे कि चुनाव करेंगे जैसे ही स्थिति बहाल होगी। बाद में हम्म। चुनाव कराना पड़ा। मुंह की खाई बीजेपी ने। और आज ही हम्म। जब हम और आप बात कर रहे हैं, वहां शपथ ग्रहण हुआ है और वहां एक इंडिया अलायंस का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, जी। पहले के ज़माने में प्रज्ञा जी होता था, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ी जाती थी। हम राजनीति कर रहे हैं तो आप राजनीति से हमसे लड़िए। अब ये बीजेपी ने वो सारी नैतिकताएँ, वो सारी मूल्य ध्वस्त कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाकर, किसी भी लोकतांत्रिक संस्था को तबाह और बर्बाद और दुरुपयोग करके, वो चुनाव में फ़ायदा उठाकर और सरकार बनाने का काम करती है। मिल्कीपुर उसके लिए अब एकदम मुश्किल हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ कि बीजेपी वाले खोज रहे होंगे उस आदमी को जिसने मुकदमा वापस ले लिया। अब जी। क्यों ले लिया भाई? तुम्हारे तुम्हारे 8 में हम वोट में अयोध्या की एक सीट किसी तरह से फंसी थी, उसको निकाल रहे थे। बीजेपी कर क्या रही है? आपका सवाल जो सीधा है, क्या होगा इस मिल्कीपुर सीट का? मुझे जी। संदेह है इसमें। जो बीजेपी संजय निषाद के सिटिंग एमएलए की सीट संजय निषाद को नहीं देती है। मझवा सीट निषाद पार्टी के पास थी। बीजेपी बैठक करती है और बीजेपी कहती है 10 में 9 हम लड़ेंगे, 1 आरएलडी हम्म। को दे देंगे। क्योंकि हम्म। इन उपचुनावों को लखनऊ की कुर्सी बचाने का चुनाव बना लिया गया है। लखनऊ की कुर्सी इसी से बचेगी अगर उपचुनाव हारेंगे योगी आदित्यनाथ, तो दिल्ली वाले योगी आदित्यनाथ को बख्शने वाले मूड में नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी बख्शा नहीं है। अब जैसे ही ये मौका मिला है, तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश, पाकिस्तान पर बयान देकर के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं और मिल्कीपुर हम्म। 5 बार जा चुके, फिर भी हार रहे हैं। जी। तो बीजेपी चाहेगी कि मिल्कीपुर पर चुनाव न हो, फिर कोई तकनीकी पेच फंसे, फिर कोई हो सकता है प्रत्याशी ढंग का न मिले वहां। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र कम से कम खत्म नहीं हुआ है ना इस देश में, वो है। हम्म। लोग इस बात का सवाल पूछेंगे कि अगर ये परिस्थितियां बदल गई हैं, तो मिल्कीपुर पर आपको चुनाव कराना होगा। और इस देश में कम से कम अभी संविधान इतना है कि हम्म। चुनाव तो बीजेपी को कराना पड़ेगा। चुनाव आयोग को इस बात का सफाई देनी पड़ेगी। भले उसके बाद दोबारा मिल्कीपुर हारने के बाद वो भगवान राम का फिर कभी नाम लेंगे या नहीं लेंगे, इसको देखना दिलचस्प होगा। जी। जी। अच्छा, 9 सीटों पर उपचुनाव है, आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर बीजेपी फंसी हुई दिख रही है? अब देखिए, 9 सीटों में से 5 सीटें तो ऐसी हैं जिसपे सपा के सिटिंग एमएलए रहे हैं। जी। मिल्कीपुर, कटेहरी और उसके बाद सीसामऊ, इस तरह की जितनी सीटें हैं, ये तो सपा का मजबूत गढ़ है। हम्म। हालांकि राजनीति में गढ़ जैसा कुछ होता नहीं है, स्थायी होता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि वर्तमान सियासी परिस्थितियां हम्म। समाजवादी पार्टी पर 5 सीटों से 6 सीटों पर, जहां उन्होंने हम्म। प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहां वो मजबूत दिख रही हैं। परिस्थितियों के अनुकूल सपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वो प्रत्याशी जी। आज भी चुनाव प्रचार में हैं। टेलीविजन चैनल पूछ नहीं रहा है कि बीजेपी का कोई प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं हुआ है। अगर हम्म। इंडिया अलायंस की तरफ से कोई देर हो जाए, तो तुरंत हम्म। पूछेंगे, अरे भाई झगड़ा हो रहा है क्या? अरे भाई आप तो प्रत्याशी नहीं दे पा रहे। अभी बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं दिया। मेरा मानना ये है कि 6 सीटों पर जहां प्रत्याशी दे दिए हैं, यहां 5 से 6 सीटें तो ये सपा के पक्ष में जाती दिख रही हैं। हम्म। अगर ये जम्मू कश्मीर से जो राहुल और अखिलेश की बड़ी प्यारी तस्वीरें आई हैं, इससे लगता है कि जो खाई थोड़ी बन रही थी,
इंडिया अलायंस के बीच, जैसे हरियाणा में सपा को सीट नहीं मिली, अभी महाराष्ट्र का पेच फंसा हुआ है। मुझे लग रहा है कि अगर बीच का रास्ता वो निकालने में कामयाब हो गए तो 2 सीटें, 1 से 2 सीट ऐसी हो सकती है जो कांग्रेस को मिले इन 10 सीटों के उपचुनाव में। जैसे एक गाजियाबाद की सीट है, जी। एक आध सीटें और मिल सकती हैं, जैसे खैर और इन सीटों में से भी कोई हो सकता है, वो दोनों पार्टियां बैठेंगी तो तालमेल बनेगा। अगर ये अलायंस बन गया, 8 सीटों पर सपा लड़ रही होगी, 2 पर कांग्रेस लड़ रही होगी, तो इस अलायंस का जो केमिस्ट्री है, जो एनडीए के खिलाफ पीडीए की लड़ाई है, और आप टिकट वितरण देखिए, 6 टिकट फिर से पीडीए को दिया है सपा ने, इस पर चर्चा नहीं हो रही। बहुत सारे लोग तो केवल भाषण में गिनाते हैं, हमने ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, हमने दलित राष्ट्रपति दिया। टिकट कहां दिया, कितने लोगों को अधिकार दिया? ये जो सपा की केमिस्ट्री है पीडीए की, और अगर ये कांग्रेस से अच्छा अलायंस का तालमेल बन गया तो इन 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। भले ही वो अच्छा। बीएलओ चेंज कर दें, भले ही वो पोलिंग एजेंट बदल दें, भले ही वो अधिकारियों का ट्रांसफर कराएं, जाति देखकर पोस्टिंग हो, बदले, सब कुछ हो। वोटर लिस्ट में भी लखनऊ में एक प्रोटेस्ट हुई थी, आप लोगों ने भी उसे कवर किया था। कुछ लोग हाथों में तख्ती लेकर गए कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा वोटर जी। लिस्ट में नाम काट दिया। जी। ये इस देश में हो रहा है। तो बीजेपी ये सारे तिकड़म कर रही है, बड़े बड़े मंत्रियों को हिंदू एक एक। मुसलमान भी होने का बहुत प्रयास हो रहा है, जैसे अभी बहराइच में दंगे हुए, उससे बहुत बड़े बड़े संदेश जा रहे हैं, हिंदू फिर से खतरे में आ गया है, इस तरह की बातें होने लगी हैं। क्या लगता है कि इसका असर देखने को मिलेगा उपचुनाव में? देखिए, मैंने कहा ना कि जितनी आज से तकरीबन 2 या 2 महीने के आसपास पहले, जब ये मुख्यमंत्री बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, ये हेडलाइन मैनेज हो गई। उसके बाद के कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। एक-एक विधानसभा में 2 से 3 कैबिनेट मंत्री ड्यूटी पर लगा दिए गए बीजेपी की तरफ से, कि जाओ भाई, अब ये उपचुनाव जिताना है हमें। तो ये तैयारी हो रही, बाकी तैयारियां हमने गिनवा दी। उसके जी। बाद जो बची हुई तैयारी है वो अब हो रही है। मैं एक मतलब बहराइच का पूरा प्रकरण जो मुझे पता चला, विवाद पहले से 2 लोगों के बीच था, जिसमें से एक हिंदू, एक मुसलमान मिल गया। जो हम्म। मारा गया बेचारा, आप सोचिए, वो जो गोपाल मिश्रा 22 साल का नौजवान, उसके घर का हालत देख लीजिए। एक गरीब नौजवान मार दिया गया, उससे हम्म। फायदा किसको हो रहा है? उसके परिवार को आप क्या दे देंगे? लेकिन दंगा का माहौल जो बन रहा है, यह केवल चुनाव की वजह से बन रहा है। भारतीय हम्म। जनता पार्टी के नेताओं की जांच तो मैं कराई यही जाए। समझना चाह रही हूँ कि क्या ये कामयाब होगा, क्योंकि इसके पहले तो एग्जैक्टली। संविधान के नाम पर चुनाव हुआ, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, ये उपचुनाव में क्या जनता फिर से हिंदू, क्योंकि जाति की छतरी से निकालकर फिर से हिंदू मुसलमान बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है। इस तरह के भाषण तो है ही, बटोगे तो कटोगे, इस तरह के भाषण भी है ही है, ताक में, लाइन में। तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता क्या बटेगी, या फिर माहौल चेंज हो चुका है, जनता सब समझ चुकी है? मुझे लग रहा है कि देखिए, अशिक्षा और बेरोजगारी इसी दिन के लिए बढ़ाया जाता है कि जब जरूरत पड़े तब दंगा का माहौल बनाया जा सके। एक तो जी। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब ये कोई एक चुनाव, 2 चुनाव का मामला नहीं है। देश में नफरत इतना बढ़ती जा रही है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। इसलिए एक तरफ अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, और हर तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है। लेकिन जी। चुनाव जब करीब आते हैं तो प्रयोग किया जाता है कि फिर से हम कोई हम्म। सामुदायिक तनाव पैदा कर दें। तो इस बार का ये प्रयोग, और ये आगे और बढ़ेगा, मुझे संदेह इस बात में अच्छा। है। हम्म। इसमें पूरा संदेह है, क्योंकि ओके। मैं इसकी वजह बता रहा हूँ। हिंदू एकजुटता कब की जाती है? जब हिंदू के नाम पर वोट लेना होता है। क्या इसी उत्तर प्रदेश में राकेश वर्मा, शायद अगर नाम मैं सही ले रहा हूं, बीजेपी विधायक का, पटेल हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी हम्म। की ही पार्टी का एक वकील जो कोई पदाधिकारी था, थप्पड़ मार देता है। ये जी। आत्मविश्वास कहां से आया? जैसे एक वर्मा, एक पटेल को, एक ओबीसी को बीजेपी ने थप्पड़ मारा, नेता ने, उन कुर्मी बिरादरी के लोगों को आंदोलन करना पड़ा कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। ये बीजेपी के विधायक के साथ हो रहा है। जी। कोई हिंदू संगठन एकजुटता दिखाने नहीं आया, बीजेपी के नेता ने बयान नहीं दिया। बहुत दिन गुजरे तब एक एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें पार्टी से निकाला गया। ये हम्म। जो प्रयोग है ना, ये गांव समझता है। इसलिए बार बार हिंदू मुसलमान की काट की हांडी बार बार नहीं नहीं। चढ़ेगी। इसीलिए मैंने कहा, प्रज्ञा जी, दोनों पक्ष है। एक तरफ अशिक्षा और बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी गई है कि गांव गांव में ये मानसिकता जहर वाली भर दी गई है। इसलिए मस्जिद के सामने जाओ, नारा लगाओ, डीजे बजाओ, ये करो वो करो। उधर से भी बेरोजगारी और शिक्षा तो मुसलमानों में भी है, वहां भी हम्म। तो बदहाली है, वहां भी तो जहालत है, नफरत उधर भी बढ़ेगी।
एक तो ये लॉन्ग टर्म का एजेंडा है जो कब सफल हो जाए इस खतरे को हम भी नहीं जानते। चुनाव भी राइट। जितवा दे, सरकार बनवा दे। इसलिए ये डिस्क्लेमर के साथ मैं दूसरा डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव के पीडीए ने गांव के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, कमजोर किसानों को ये बात समझाई कि ये बीजेपी क्या करती है, जो कहती है चुनाव में उसको पूरा नहीं करती और हमारा हक अधिकार मारा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पे हिंदू एकता कहां गई? एक भी हिंदू बोला? एक भी हिंदूवादी संगठन आया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ उसमें हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ? क्योंकि विलेन मुसलमान नहीं मिला यहाँ। तो ये सवाल मुझे लगता है गांव पहुंच चुका है। हिंदू मुस्लिम का सवाल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ, लेटरल एंट्री में आरक्षण का घोटाला हुआ, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बांदा यूनिवर्सिटी में एक आ रहा है फरमान कि ओबीसी बच्चे पीएचडी के बायोमेट्रिक लगाएंगे, बाकी लोग नहीं लगाएंगे। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ से उनकी कट ऑफ नीचे जा रही है, वैकेंसी आ नहीं रही है। इतने मोर्चों पर जनता तैयार बैठी है बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। तो पीडीए और जनता ये दोनों बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। इसलिए बीजेपी के पास केवल एक टूल है, हिंदू मुसलमान, जो बीजेपी बहुत तेज चला रही है। अपने विधायक को काम पर लगा दिया, पत्रकारों में भी कह रहा है कि मुसलमान है। ये काम बड़े लेवल पर हो रहा है। लेकिन आपके सवाल का अंतिम जवाब मुझे ये है, मुझे जनता पर यकीन हो रहा है कि जनता इस बात की समझ अब कम से कम पैदा कर रही होगी कि ये दंगा केवल आपको असली मुद्दे से भटकाने और चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि दंगे फेल होंगे और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित न हो। जी जी। अच्छा, दिनेश प्रताप सिंह हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन की साथी पार्टी है कांग्रेस, उनकी नेता प्रियंका गांधी को ये कह दिया है कि लड़की लड़ नहीं पाई और जहां वहां भाग गई जहां लड़ना ना पड़े, लड़की बूढ़ी हो गई है। तो इस तरह की भाषा, ऐसी ओछी भाषा एक नेता की, वो भी, आपको क्या लगता है? बाहुबलियों के बारे में तो हम तो ये सुनते आए कि बड़े उसूलों वाले होते हैं, लेकिन ऐसी भाषा तो शौदे, इनसे अच्छी भाषा तो शौदे बोल लेते हैं। ऐसी ओछी भाषा का प्रयोग किया है दिनेश प्रताप सिंह ने। मतलब इतनी संस्कारी पार्टी के नेता लोग क्या महिलाओं को उनके एज से देखते हैं क्या? जवान बूढ़ी इस तरीके से देखते हैं? बड़ी ओछी सी बात कह दी। पता नहीं प्रज्ञा जी, जब महिलाओं का सवाल आए, नैतिकता का सवाल आए और बात बीजेपी की हो तो मैं जी। सोचता हूं कि इसको शुरू कहां से करें। कपड़ों से हम्म। पहचानने वाले बयान पर जाएं कि करंट शाहीन बाग को लगे उस पर जाएं कि वो घर में घुसकर मुसलमान बढ़ गए तो बलात्कार करेंगे बहन बेटियों। क्या नहीं बोला है बीजेपी की तरफ से? क्या कुलदीप हम्म। सिंह सेंगर, चिन्मयानंद ये वो पार्टी है जो अपने यहाँ बलात्कारियों को बचाती है? तो वो पार्टी, पिछले दिनों हमने देखा कि आदरणीय मायावती जी के ऊपर बीजेपी की तरफ से एक नेता ने बयान दिया, शायद उनका नाम दयाशंकर सिंह था, और उसके बाद क्या नहीं हुआ? क्या बीजेपी ने कंडेम्ड उस तरह से किया? अब बीजेपी में हो क्या रहा है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बीजेपी है, जिसमें हम्म। कौन कितना खराब बोल सकता है इसकी होड़ लगी हुई है। जब हम्म। मुख्यमंत्री खुद, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा देख लीजिए। हमारे यहाँ कब कहा पढ़ाया जाता था, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत और मलय भुजंग वेदिया शीतलता न तजन। ऐसी हम्म। वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अंत को शीतल करे आपो शीतल हो। तो संत जो है, जो योगी हम्म। है, उसकी भाषा में एक मृदुता, एक कोमलता, एक प्रेम। और यहाँ जो योगी बैठे हुए हैं, उनको आप अभी गूगल कर ले कोई, 10 बयान योगी आदित्यनाथ के, ऐसे विवादित बयान, ऐसे नफरती बयान, ऐसी टिप्पणियां मिल जाएंगी। तो ये नई पार्टी है बीजेपी, जिसमें हम्म। जब मुखिया ही इस तरह हो तो मुखिया के सामने खुश करने, अपना मंत्री पद बचाने। और जरा इनका इतिहास पता किया जाए, ये जो बूढ़ी बोल रहे हैं, इनका इतिहास पता किया जाए कि राजनीतिक इतिहास इनका क्या है। ये लोग एक आका को खुश करने के लिए, अपना टिकट श्योर करने के लिए, मिनिस्ट्री बचाने के लिए और ज्यादा अमानवीय हो रहे हैं। प्रियंका हम्म। गांधी, आप कल्पना करिए कि आप नेता से, मैंने पिछली टिप्पणी में कहा, एक समय था जब इस देश में राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ी जाती थी। आप हम्म। प्रियंका गांधी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए ना। हम्म। आप कहां गया वो कि दामाद की पार्टी और दामाद को आज तक जेल नहीं भेज पाए? हरियाणा का चुनाव फिर से निपट गया। जितने जी। आरोप लगाए थे, एक भी आरोप आप साबित नहीं हुए। चरित्र हनन करती है बीजेपी। अखिलेश यादव का घर गंगाजल से धुलवाकर चरित्र हनन करने का काम किया जाता है।
प्रियंका गांधी पर इस तरह की ओछी टिप्पणियां करके चारित्रिक टिप्पणी कि अब उसमें हम फंसा लें, अपने आका को खुश कर दें और ये काम कर लें, मुझे लग रहा है कि ये अब इसके दिन भी लग गए हैं। इसका इसका नुकसान होगा। प्रियंका गांधी से लड़ना है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अखिलेश यादव से राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन इसका जवाब जरा एक मैं जाते-जाते कह दूं, अनुप्रिया जी। पटेल जी को एक और चिट्ठी लिखनी चाहिए इस पर। इस पर एक हम्म। और चिट्ठी लिखी है अनुप्रिया पटेल जी, जो बिल्कुल। महिला हैं और एक सम्मानित नेता हैं। उनका क्या मानना है कि बीजेपी और तमाम नेता और वो सारे नेता बीजेपी के बड़े-बड़े नेता हैं, पार्टी विद डिफरेंस, वेयर इज़ द डिफरेंस? ये पार्टी अब डिफरेंस की नहीं रही, ये पार्टी अब नैतिकता और मूल्यों को खत्म कर चुकी है। कुर्सी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तो ये बयान भी कुर्सी के लिए दिया गया है। जी। जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिल्कीपुर सीट का क्या होगा? क्या चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया देगा? क्या चुनाव का ऐलान करेगा? हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा में। हमें दीजिए इजाज़त। ऐसी तमाम खबरों के लिए और ऐसी तमाम ज़बरदस्त चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी प्रज्ञा पर आपका प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार। जय हिंद।